ऑडियो 2 पुस्तक ज्योतिर्विज्ञान एक परिचय, लेखक ब्रह्मवर्चस्व। शीर्षक सौर मास संक्रांति। सूर्य जब एक राशि अर्थात 30 अंश से आगे बढ़कर दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उस गमन को संक्रांति कहते हैं। प्रथम राशि से दूसरी राशि में प्रवेश के कारण उसका नाम दूसरी राशि के ऊपर रखा जाता है। जैसे कि सूर्य धनु राशि में है और मकर में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहेंगे। अधिक मास, जिस चांद्रमास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है उसे अधिक मास कहते हैं। अधिक मास में पुनः दो पक्ष कृष्ण एवं शुक्ल होंगे, अतः प्रथम मास का कृष्ण पक्ष और दूसरे मास का शुक्ल पक्ष ही शुद्ध माने जाते हैं। बीच के दो पक्ष दूसरे तथा तीसरे अशुद्ध पक्ष कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी वर्ष श्रावण मास अधिक मास है तो पंचांग में प्रथम श्रावण कृष्ण पक्ष, प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष, द्वितीय श्रावण कृष्ण पक्ष तथा द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष इस प्रकार लिखा होगा। तो शुद्ध मास के लिए प्रथम श्रावण कृष्ण पक्ष तथा द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष ही लिए जाएंगे। व्रत उपवास आदि इन्हीं पक्षों की तिथियों में होंगे, शेष दोनों में नहीं। 32 मास 16 दिन 4 घड़ी बीतने पर अधिक मास होता है, अर्थात प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होता है और वर्ष में 13 मास हो जाते हैं। अधिक मास को मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। चंद्रवर्ष और सौर वर्ष के दिनों का अंतर अधिक मास होने से बराबर हो जाता है। क्षय मास, जिस चांद्रमास में दो पक्षों में दो संक्रांति होती है उसे क्षय मास कहते हैं। क्षय मास केवल कार्तिक आदि 3 महीनों में ही होता है, शेष में नहीं। जिस वर्ष क्षय मास होगा उस वर्ष एक वर्ष में 2 अधिक मास भी होते हैं। जिस संवत में क्षय मास होगा उसके 19 वर्ष या 141 वर्षों के बाद क्षय मास होना संभव है। चंद्रमास को 15-15 दिन के 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये दोनों भाग पक्ष कहलाते हैं। एक को कृष्ण पक्ष तथा दूसरे को शुक्ल पक्ष कहते हैं। तिथियां दोनों में प्रतिपदा आदि 15-15 होती हैं। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है और उसे 30 लिखते हैं, जबकि शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं और उसे 15 लिखते हैं। सामान्यतया वर्ष का प्रारंभ शुक्ल पक्ष से ही करने का विधान है, जबकि देश में कहीं कहीं कृष्ण पक्ष से भी वर्षारंभ होता है। पंचांग के अंग, जिसके माध्यम से तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण की जानकारी प्राप्त होती है उसे पंचांग कहते हैं। समय की गणना के लिए इसका निर्माण किया जाता है। अब क्रमशः एक एक करके उनके अंगों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तिथि, अंग्रेजी पद्धति में दिन का मान 24 घंटे होता है जो सुनिश्चित है। यह दिन रात्रि के 12 बजे से प्रारंभ होता है, अर्थात रात्रि के 12 बजे वार तथा तारीख दोनों बदल जाते हैं। परंतु भारतीय पद्धति में ऐसा नहीं है। दिन का शुभारंभ सूर्योदय से ही होता है। तिथि चंद्रमा और सूर्य की गति के अंतर से निकालते हैं। चंद्रमा सूर्य से 12 अंश आगे निकलने में जितना समय लेता है उसे एक तिथि कहा जाता है। इसे प्रायः घटीपल में लिखा जाता है। आजकल घंटा मिनट का प्रचलन होने से पंचांगों में तिथि के आगे उसके मान को घटीपल के साथ साथ घड़ी के समय घंटा मिनट में भी लिखने का प्रयास किया गया है। 12 अंश चंद्रमा के सूर्य से आगे निकलने को एक तिथि कहेंगे। मान लो सूर्य एवं चंद्रमा एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। जब चंद्रमा सूर्य के साथ होता है तो सूर्य अस्त होता है तो चंद्रमा भी अस्त होगा, अतः उस घड़ी को अमावस्या कहा जाएगा। गणित के अनुसार सूर्य और चंद्रमा का अंतर 0 होगा। अब दोनों आगे बढ़ते हैं। पहले दिन एक तिथि में 12 अंश, दूसरी तिथि में 24 अंश, तीसरी तिथि में यह अंतर 36 अंश का होगा। क्रमशः इसी प्रकार चलते चलते 15 तिथियों में यह अंतर 180 अंशों का हो जाएगा। यह स्थिति पूर्णिमा के दिन होगी और
जब सूर्य पश्चिम क्षितिज पर अस्त हो रहा होगा तो पूर्वी क्षितिज पर चंद्रोदय हो रहा होगा। चूंकि चंद्रमा की गति सुनिश्चित नहीं है, यह 10 अंश 30 कला से लेकर 14 अंश 30 कला तक प्रतिदिन यानी 24 घंटे में चलता है। ऐसे में 15 तिथियों में ही सूर्य चंद्र का अंतर 180 अंश हो कोई आवश्यक नहीं है। यदि चंद्रमा की गति अधिक है तो 180 अंश का अंतर 15 दिन से पूर्व ही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पक्ष में एक तिथि कम हो जाएगी, इसे तिथि क्षय कहेंगे। उसी तरह यदि चंद्रमा की गति 13 अंश प्रतिदिन से कम हो तो 180 अंश के अंतर में 15 दिन से अधिक समय लगना सुनिश्चित ही है। ऐसे में पक्ष में एक तिथि अधिक हो जाएगी। 15 के स्थान पर 16 दिन का पक्ष होगा। इस तिथि को वृद्धि तिथि कहेंगे। वार, पंचांग का दूसरा अंग वार है। ये 7 है: रविवार, चंद्रवार यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु या बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार। इनके नाम आकाश में स्थित 7 ग्रहों के आधार पर किए गए हैं। जहां तक क्रम का प्रश्न है कि रविवार के बाद सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार आदि क्यों है, यह आकाश में पृथ्वी से क्रमशः अधिक दूरी के क्रम के ग्रहों के आधार पर है। शनि पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर है, उससे कम दूर गुरु है, उससे कम दूर मंगल है, फिर सूर्य है, शुक्र है, बुध के बाद चंद्र की स्थिति है। वारों के नामकरण के पीछे दृष्टि यह रखी गई है कि जिस ग्रह का होरा प्रातः काल होता है उसी ग्रह के नाम पर दिन का नाम रखा गया है। एक होरा 1 घंटे का होता है। दिन रात में 24 घंटे होते हैं तो 24 होरा भी हुए। 7 ग्रहों का प्रभाव 1-1 घंटे के हिसाब से 24/7 बराबरी से 3 सही 3/7 होरा होते हैं। अर्थात 7 ग्रह के 3 चक्र पूरे होकर 3 होरा शेष बचते हैं। अतः 3 होरा में 3 ग्रह और भोग कर चुके हैं। इस प्रकार 24 घंटा पूरा होते होते चौथे ग्रह के होरा से दूसरा दिन प्रारंभ होगा। ग्रहों की दूरी के हिसाब से चक्र इस प्रकार बनता है: पहला शनि, दूसरा गुरु, तीसरा मंगल, चौथा रवि, 5वां शुक्र, 6वां बुध, 7वां चंद्रमा। मान ले आज का दिन शनि के होरा से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात आज शनिवार है, तो इससे गिनकर चौथा होरा शनि 1, गुरु 2, मंगल 3 और रवि 4 होगा। अतः शनिवार के बाद वाला दिन रविवार होगा। यहाँ से चौथा गिनने पर रवि, शुक्र, बुध, चंद्रमा होगा। अतः रविवार के बाद सोमवार होगा। पुनः चौथा होरा चंद्रमा, शनि, गुरु, मंगल होगा। अतः सोमवार के बाद मंगलवार होगा। इसी प्रकार अन्य वारों के विषय में भी जानकारी ले लेना चाहिए। नक्षत्र, पंचांग का तीसरा महत्वपूर्ण अंग नक्षत्र है। आकाश में ग्रहों की स्थिति जानने के लिए सर्वप्रथम भचक्र के 360 अंशों को 12 बराबर भागों में बांटा गया। अंश 30 अंश के ये खंड राशि कहलाए। इनकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। अब आकाश में ऐसे चिन्हों की खोज की गई जो परस्पर समान दूरी पर हों और अचल स्थिर हो। ऐसे 27 संकेतक मिले। स्थिर होने के कारण इन्हें नक्षत्र कहा जाने लगा। भचक्र को 360 अंश को 27 भागों में विभाजित करने पर एक भाग 13 अंश 20 कला का होता है। 13 अंश 20 कला के क्षेत्र को एक नक्षत्र कहा गया है। इस तरह आकाश में 27 नक्षत्रों की पहचान की गई। 27 नक्षत्र इस प्रकार हैं: पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, 5वां मृगशिरा, 6वां आर्द्रा, 7वां पुनर्वसु, 8वां पुष्य, 9वां अश्लेषा, 10वां मघा, 11वां पूर्वा फाल्गुनी, 12वां उत्तरा फाल्गुनी, 13वां हस्त, 14 चित्रा, 15वां स्वाति, 16वां विशाखा, 17वां अनुराधा, 18वां ज्येष्ठा, 19वां मूल, 20वां पूर्वाषाढ़ा, 21वां उत्तराषाढ़ा, 22वां श्रवण, 23वां घनिष्ठा, 24वां शतभिषा, 25वां पूर्वा भाद्रपद, 26वां उत्तरा भाद्रपद, 27वां रेवती। इस प्रकार संपूर्ण आकाश 12 राशियों और 27 नक्षत्रों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार एक राशि में 27/12 बराबरी से 2 सही 1/4
अर्थात 2.25 नक्षत्र आते हैं। अर्थात 2.25 नक्षत्रों की एक राशि होती है। यदि एक नक्षत्र के 4 भाग किए जाएं तो एक भाग को एक चरण कहेंगे। इस तरह से एक राशि में 9 चरण होंगे। किस राशि में कौन से नक्षत्र एवं चरण होंगे, यह इस तालिका से स्पष्ट हो जाता है। इन नक्षत्र चरणों के राश्याक्षर क्या होंगे, यह होड़ा चक्रम में किया गया है। क्रम, राशि, नक्षत्र और चरण। पहला मेष राशि। नक्षत्र इसमें है अश्विनी, भरणी, कृतिका। चरण अश्विनी में 4, भरणी में 4, कृतिका में 1। दूसरी राशि वृष। इसमें नक्षत्र हैं कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। इनमें चरण है कृतिका में 3, रोहिणी में 4, मृगशिरा में 2। तीसरा मिथुन। इसमें राशियां हैं मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। मृगशिरा में 2 चरण, आर्द्रा में 4 और पुनर्वसु में 3 चरण। तत्पश्चात चौथी राशि कर्क। नक्षत्र होंगे पुनर्वसु 1 चरण, 4 चरण, आश्लेषा 4 चरण। पांचवी राशि सिंह। इसमें नक्षत्र होंगे 10वां मघा, 11वां पूर्वा फाल्गुनी, 12वां उत्तरा फाल्गुनी। इसी तरह चरण होंगे मघा में 4, पूर्वी फाल्गुनी में 4 और उत्तरा फाल्गुनी में 1। छठी राशि कन्या। नक्षत्र होंगे 12वां उत्तर फाल्गुनी, 13वां हस्त और 14वां चित्रा। इसी तरह इनमें चरण होंगे उत्तरा फाल्गुनी में 3, हस्त में 4 और चित्रा में 2। सातवीं राशि तुला। इसमें नक्षत्र होंगे 14वां नक्षत्र चित्रा, 15वां नक्षत्र स्वाति और 16वां विशाखा। चित्रा में 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण। आठवीं राशि वृश्चिक। नक्षत्र होंगे 16वां विशाखा, 17वां अनुराधा, 18वां ज्येष्ठा। विशाखा में 1 चरण, 17 अनुराधा में 4 चरण और ज्येष्ठा में भी 4 चरण। नौवीं राशि धनु। नक्षत्र होंगे 19वां मूल, 4 चरण, 20वां पूर्वा आषाढ़, 4 चरण और 21वां उत्तरा आषाढ़, 1 चरण। अगली राशि 10वीं मकर। नक्षत्र होंगे 21वां उत्तराषाढ़ा, 22वां श्रवण और 23वां घनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा में 3 चरण, श्रवण में 4 चरण और घनिष्ठा के 2 चरण। 11वीं राशि कुंभ। इसमें नक्षत्र होंगे 23वां घनिष्ठा 2 चरण, 24वां शतभिषा 4 चरण और 25वां पूर्वा भाद्रपद 3 चरण। अगली राशि 12वीं और अंतिम राशि मीन, जिसमें नक्षत्र होंगे 25वां पूर्व भाद्रपद 1 चरण, 26वां उत्तरा भाद्रपद 4 चरण और 27वां नक्षत्र रेवती 4 चरण। चंद्रमा इन नक्षत्रों के क्षेत्र में भ्रमण करता है। इस नक्षत्र के क्षेत्र में है, यह जानकारी पंचांग में नक्षत्र के आगे घटी, पल तथा घंटा मिनट में लिखी रहती है। उदाहरण के लिए किसी तिथि में अश्विनी नक्षत्र के आगे 35/6 लिखा है। इसका तात्पर्य है कि उस दिन अश्विनी नक्षत्र सूर्य उदय के पश्चात 35वीं घटी 6वें पल तक रहेगा। अर्थात अश्विनी नक्षत्र के क्षेत्र से गुजरते हुए चंद्रमा को सूर्य उदय के बाद 35 घटी 6 पल का समय भरणी नक्षत्र के क्षेत्र में प्रवेश के लिए लगेगा। किन्हीं पंचांगों में यह समय घटी पल के साथ साथ घड़ी के समय घंटा और मिनट में भी दिया रहता है। यह घड़ी का समय घटी पल को घंटा मिनट में बदल लेने और उस दिन के स्टैंडर्ड सूर्य उदय के समय को जोड़ने के उपरांत लिखा होता है। घटी पल को सीधे घंटा मिनट में बदलकर घड़ी के समय से मिलाने की भूल नहीं की जानी चाहिए। योग। पंचांग का चौथा अंग योग है। चंद्रमा और सूर्य की गति में जब 13 अंश 20 कला का अंतर होता है तब एक योग बनता है। योग कुल 27 होते हैं, जैसे पहला विषकुंभ, दूसरा प्रीति, तीसरा आयुष्मान, चौथा सौभाग्य, 5वां शोभन, 6वां अतिगंड, 7वां सुकर्मा, 8वां धृति, 9वां शूल, 10वां गंड, 11वां वृद्धि, 12वां ध्रुव, 13वां व्याघ्यात, 14वां हर्षण, 15वां वज्र, 16वां सिद्धि, 17वां व्यतिपात, 18वां वरियान, 19वां परिघ, 20वां शिव, 21वां सिद्ध, 22वां साध्य,
23वां शुभ, 24वां शुक्ल, 25वां ब्रह्म, 26वां ऐन्द्र, 27वां वैघृत्य इन योगों का फलित करने में उपयोग होता है। करण, पंचांग का 5वां अंग करण कहलाता है। यह वास्तव में तिथि के मान का आधा भाग होता है, अर्थात तिथि के समय के 2 भाग कर देने पर पहले भाग को एक करण तथा दूसरे भाग को दूसरा करण कहेंगे। चर करण, पहला बव, दूसरा बालव, तीसरा कौलव, चौथा तैतिल, 5वां गर, 6वां वणिज, 7वां विष्टि। यह पूर्णिमा के आधे भाग से प्रारंभ होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के पूर्वार्धमान तक उक्त क्रम में आते रहते हैं। स्थिर करण, पहला शकुनी, दूसरा चतुष्पद, तीसरा नाग, चौथा किंस्तुघ्न। यह स्थिर करण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्धमान से अमावस्या और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्धमान में सदैव बने रहते हैं। दिनमान, सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को दिनमान कहते हैं। इसी तरह सूर्यास्त से सूर्योदय तक के समय को रात्रि मान कहते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त प्रतिदिन बदलता रहता है, अतः दिनमान भी प्रतिदिन बदलता है। दिन और रात में 24 घंटे या 60 घटी होते हैं। 31 मार्च और सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पार कर गोल परिवर्तन करता है। इन दिनों दिन और रात्रि 12-12 घंटे अथवा 30-30 घटी के होते हैं। 21 मार्च से प्रतिदिन दिनमान बढ़ते बढ़ते 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। उसके उपरांत दिनमान घटना प्रारंभ करता है। 23 सितंबर को गोल परिवर्तन के समय दिनमान रात्रिमान बराबर होता है। पुनः रात्रिमान बढ़ता जाता है और दिनमान घटता जाता है। 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात्रि होती है। उसके पश्चात दिन बड़े होने लगते हैं। पंचांग में इन 5 अंगों के अतिरिक्त प्रतिदिन का सूर्योदय, सूर्यास्त तथा चंद्रमा की स्थिति भी दी रहती है। साथ ही आगे यदि कोई ग्रह अपनी राशि अथवा नक्षत्र बदलते हैं, वह समय भी दिया जाता है और भिन्न भिन्न पर्वों, व्रतों की, जयंतियों की जानकारी भी दी जाती है। शुभ तथा अशुभ योग, यद्यपि यह मुहूर्त खंड का विषय है, तथापि सामान्य सी जानकारी पंचांग में भी दे दी जाती है ताकि सर्वसाधारण इनका उपयोग कर सके। अशुभ योग पंचक, जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशियों में होता है तब पंचक होता है। धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती इन 5 नक्षत्रों पर चंद्रमा होता है तब पंचक होते हैं। इस समय कार्य करने का फल 5 गुना होता है। कहते हैं कि पंचक में प्रारंभ किया गया कार्य 5 बार करना होता है। द्विपुष्कर एवं त्रिपुष्कर योग, इन योगों में मृत्यु, विनाश, वृद्धि आदि के फल दुगुने तिगुने होते हैं। ये योग विशेष तिथि को विशेष वार और नक्षत्र के होने पर होते हैं। द्विपुष्कर योग, इसमें तिथि, वार और नक्षत्र की स्थिति इस प्रकार है। तिथि दूसरी, वार शनिवार, नक्षत्र घनिष्ठा। तिथि 7वीं, वार मंगलवार, नक्षत्र चित्रा। तिथि 12वीं, वार रविवार, नक्षत्र मृगशिरा। इसी प्रकार त्रिपुष्कर योग, इसमें तिथि, वार और नक्षत्र इस प्रकार हैं। द्वितीया, वार शनिवार, नक्षत्र विशाखा। तिथि 7वीं, वार मंगलवार, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। तिथि 12, वार रविवार, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद पुनर्वसु, कृतिका, उत्तराषाढ़ा। भद्रा, विष्टि करण को ही भद्रा कहते हैं। इस समय कोई शुभ कार्य प्रारंभ करना वर्जित कहा गया है। पंचांग में भद्रा का प्रारंभ और समापन दिया रहता है। और भी अशुभ योग होते हैं जिन्हें मुहूर्त प्रकरण में दिया गया है। शुभ योग, जिन योगों में कार्य प्रारंभ करना शुभ कहा जाता है वे निम्न हैं। पहला सिद्धि योग, दूसरा अमृत सिद्धि योग, तीसरा सर्वार्थ सिद्धि योग, चौथा रवि गुरु पुष्य योग। मूल नक्षत्र, पहला अश्विनी, दूसरा आश्लेषा, तीसरा मघा, चौथा ज्येष्ठा, 5वां मूल, 6वां रेवती। ये 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें जन्म लेने वाले बच्चे के मूल शांति हेतु हवन पूजन कराया जाता है।